और इसमें से 3 साल वो वाले थे जिसके अंदर मेरी किडनैपिंग हुई और बहुत सारे लाइफ में हादसे हुए। आई फील ब्रोक इवन जब मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं टाउनशिप खरीद सकता था। तो सेकेंड हैंड लेने से ये रियलाइज़ हुआ, हालांकि उसमें जितनी मॉडिफिकेशन कराई गई थी ना वो मेरे हिसाब से थी। इवेंचुअली आप देखोगे ना तो आपके पास बहुत बड़ा होराइजन है आज सक्सेसफुल होने के लिए। आपको जी वैगन खरीदनी है तो आपके बैंक अकाउंट में स्पेयर हर महीने के 4 लाख रुपए होने चाहिए। और ऊपर से कोई बंदा ऐसे बोले कि जी मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी जीभ अंदर गिर गई है, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस बंदे पे। लाइफ में आपके फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर कब मिला आपको? तो भाई सौरभ भाई के साथ में हमारा ये सेकंड एपिसोड है। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं ये डाल देता हूँ, बट मैंने सोचा कि इसे थोड़ा टाइम लेके डालूंगा ताकि आपको भी नया एपिसोड लगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं भाई, कमेंट्स में भी मेरे को पर्सनली डीएम करके भी पूछे हैं, कुछ सौरभ भाई से भी पूछे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस को लेके हम नया पॉडकास्ट बनाएंगे, बट फिलहाल जो हमने लास्ट टाइम शूट किया था उसी का ये सेकंड पार्ट है। इसे देखो और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक। जैसे देखना है, चाहे हेडफोन लगा के देखो, टीवी में देखो, होम थिएटर में देखो, बट देखो और एंड तक देखना। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, और जो इसमें भाई ने बातें बोली हुई है वो सीख गए ना तो तुम आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ कर पाओगे, और कई सारी चीज़ों के हमने जवाब दिए। तो प्लीज़ जल्दी से इस पूरे पॉडकास्ट को देखना और एंड में कॉमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको कैसा लगा। अगर ऑडियंस जो भी अपनी देख रही है वो सोच रही होगी कि ये सारा काम आपने कितने साल में किया, तो ये बताओ मेरे को, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट कितने साल में अचीव की है? टोटल मुझे सारी कंपनीज को स्टार्ट करने में ऑलमोस्ट 13 साल लगे। ओके। और इसमें से 3 साल वो वाले थे जिसके अंदर मेरी किडनैपिंग हुई और बहुत सारे लाइफ में हादसे हुए। तो अगर मैं उसको हटा भी दूँ 10 साल लगे। मतलब मैं एट द एज ऑफ 30 आई वॉज स्टेबल, आई वॉज मेकिंग गुड मनी। और ठीक है, मतलब लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स तो आए ही हैं, तो आगे चल के फिर दोबारा उठ जाएंगे। अब 101% हम नेक्स्ट ईयर आईपीओ लेके आएंगे डिटेलिंग डेवल्स का, उस पर वर्किंग चल रही है। सो आई एम इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल। मैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आज भी उस वाले डोमिनिकन रिपब्लिक वाले उससे उठ नहीं पाया हूँ। तो लोगों को लगता होगा भाई, आई फील ब्रोक इवन जब मेरी जेब में इतने पैसे थे कि मैं टाउनशिप खरीद सकता था। तो हर किसी का ब्रोक फील करने का लेवल अलग है। बट आप मुझसे कभी भी मिलोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं एक आपसे उस तरीके से मिलूंगा कि आई एम अ मिलियनेयर या बिलियनेयर। हाँ भाई बिल्कुल। तो मेरा ना वो एटीट्यूड है और ना कभी होगा। हमारे पंजाबियों में कहते हैं जी आया नू। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी आओगे ना तो आप मेरी पलकों के ऊपर हो, आप मेरे सर के ऊपर हो। तो दैट इज़ हाउ आई ट्रीट एवरीबडी जो मुझसे मिलता है। और मेरा आज तक किसी से भी ना जुड़ने का कोई लालच या ऐसी इंटेंशन नहीं रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो और पॉजिटिविटी लेके आओ, दैट्स इट। आप और मैं चाहता हूँ जितने मेरे सर्कल के लोग हैं वो अमीर बने। अगर उनको पैसा खुशी देता है तो आपकी लाइफ में अगर पैसा पॉजिटिविटी देता तो मैं खुद चाहूँगा, मैं रोज आपके लिए भी प्रे करूँगा कि आप अमीर बनो। हालांकि एक लेवल के बाद आपके लिए पैसा मैटर नहीं करेगा। इस पे यार था मैं कि एक लेवल के बाद पैसा मैटर नहीं करता। इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि इतना पैसा कमाने के बाद फिर एक सर्टेन टाइम पे ऐसा आता है ना कि ठीक है इतना कमा लिया, अब साइड बाय साइड चलती रहेंगी या फिर अभी और देखना है? वो फिर हनी भाई आप बात करो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं लाल किला खरीद लूँ या मैं ताजमहल खरीद लूँ, बट रियलिटी ये है कि साला मैं 1 BHK खरीदने लायक हूँ। तो आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी होनी चाहिए जितने में आपको लगता है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। हाँ, ओवर अचीव हो जाता है वो तो और अच्छी बात है। तो जैसे ज़रूरी नहीं आपका सक्सेस लेवल किसी से मैच हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर। जिस दिन आप ये कंपेयर करने लग जाओगे ना उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा कि भाई उसके पास तो रेंज रोवर है और मेरे पास ब्रेजा है। डजेंट मैटर भाई, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइफ की, कभी ये परमानेंट नहीं रहेगी। आज मेरा मन रेंज रोवर पे, कल किसी और गाड़ी पे आएगा। और मेरे पास जिम्नी भी है, मेरे पास पुंटो भी रही है भाई। मेरी पहली गाड़ी सेकेंड हैंड थी, मैंने ली थी वरना, तब वो
दूसरी शेप में आती है, बेलिनो नहीं आती हाँ वो हाँ पुरानी समझ वाली, गया, समझ वैसी गया। वाली। हाँ उसका ना मैंने पहले किसी से पेंट कराया और उसमें इंजन लगवाया माजडा का, उसमें इंजन लगवाया माजडा का, वो भी मायापुरी से, 20,000 रुपये पलटी करवा के, मतलब पुराना इंजन दो दूसरा लगा लो। उसके बाद जब मैंने ड्राइवर रखा, उसने उसको ऐसा चलाया, वो इंजन जितनी बार मैंने गाड़ी ऑन करी ओवरहीट हो जाता था, जितनी। फिर मैंने गाड़ी बेची। उस दिन के बाद ये चीज़ फाइनलाइज कर ली कि भाई कभी भी मैं कोई चीज़ लूँगा ना, नहीं लूँगा। तो सेकेंड हैंड लेने से ये रियलाइज़ हुआ, हालांकि उसमें जितनी मॉडिफिकेशन कराई गई थी ना वो मेरे हिसाब से थी, और वो मॉडिफिकेशन अलग ही लेवल की थी। एलॉय व्हील चेंज करा दिए, उसके इंजन तक चेंज करा दिया, स्टीयरिंग के सारी एक्सेसरीज चेंज करवा दी, मतलब A to Z उस गाड़ी में मैंने वो गाड़ी अगर लाख रुपए की खरीदी होगी, उस पर 2 लाख रुपए ऊपर लगा दिए थे। भाई वहीं से आपको सारी ये चीज़ें सीखने को मिली और उसी से फिर मेरे को लगता है, मुझे लगता है लाइफ भी वैसे ही सिखाती है। आप जैसे जैसे सीखते चलोगे उसके बाद आप उस वाली फील्ड में अगर जाना चाहोगे तो चले जाओगे। अगर देखो आज जब मैंने काम स्टार्ट किया था या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। आज के टाइम पे ना अपॉर्चुनिटी बहुत है हनी भाई, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। कि पहले कोई सीड फंडिंग का मतलब नहीं पता होता था, ग्रांट्स का किसी को मतलब नहीं पता होता था, फंड्स कैसे रेज करने हैं वो नहीं पता होता था, और इस तरीके के कंसल्टेंट नहीं आए थे मार्केट में, इस तरीके के कंसल्टेंट्स नहीं आए थे। और आज के टाइम पे आपके पास एक आइडिया है ना, उस पर ही फंडिंग हो जाती है। पहले नहीं था, आप आइडिया लेके घूमते रहो। तो जब से ये इंटरनेट जुड़ा है ना, मतलब लोगों को, आप आज यहाँ बैठ के कहीं का भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो ना। मैं तो, मेरे घर में पहला P186 पेंटियम का होता था, वो छोटा सा कंप्यूटर, मतलब वो पता नहीं कितने लोगों ने यूज़ किया, बिकॉज आई एम 80s बॉर्न, तो उनको वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि भाई P186 क्या पीसी था। तो उसमें ना इंटरनेट लगाने के बाद ना वो डायल अप होता था पहले, और वो टू टू करके पहले कनेक्ट होता था, और तब 10-12 kbps की स्पीड आती थी। तो अब सोचो ना, अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आप एट ए टाइम एक बंदे से भी नहीं कनेक्ट कर सकते थे उस टाइम, बट आज हम GBPS की बात करते हैं। तो इवेंचुअली आप देखोगे ना, तो आपके पास बहुत बड़ा होराइजन है आज सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत बड़ा होराइजन है। और आप ना अपनी मनपसंद फील्ड के अंदर हो सकते हो। पहले एक एजुकेटेड बंदे को ही वैल्यू मिलती थी। मैंने स्टडीज अपनी पूरी करी है भाई, ड्रॉप जरूर करी थी क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी। उसके बाद मैंने BCA करी, BCA के बाद कोविड के अंदर मैंने स्टैनफोर्ड से लीडरशिप प्रोग्राम किया $10,000 का। बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैंने आगे पढ़ाई नहीं करी होगी, मैंने पढ़ाई ज़रूर करी। और उसके बाद आज भी मेरा प्लान है मैं PhD करूँ, तो उसके लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, बट ये एजुकेशन आपको सेल्फ इम्प्रूव करेगी, अंदर से इम्प्रूव करेगी, और आपको ना सीखने का हमेशा आप इच्छुक रहोगे कि यार मैंने कुछ पढ़ाई करी है तो मैं एटलीस्ट कुछ आगे करूं। और नेवर गिव अप, ये बात बहुत लोग बोलते हैं, मैं ये कहूँगा अगर कोई चीज़ लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही ना, गिव अप कर दो, कुछ और जगह ट्राई कर लो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये स्टेटमेंट जो है ना, नेवर गिव अप, ये उनके लिए एप्लीकेबल होती है जो मान लो कोई एक्सरसाइज में कर रहे हैं या जिसमें ऐसा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनके लिए गिव अप माना जाता है। अब चाहे लोग इसको नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, बट दिस इज क्रक्स ऑफ योर लाइफ। अगर आपसे कोई बिजनेस नहीं करा जा रहा है, आपको लग रहा है आप अपना कैश बर्न कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट बर्न कर रहे हो, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी जगह काम करते हो तो कैलकुलेटिव रिस्क लो। कैलकुलेटिव रिस्क मतलब कि आपको आपका लोअर साइड पता होना चाहिए और अपर साइड। जो ट्रेडिंग में लोग करते हैं, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बट ये टर्मिनोलॉजी यहीं से आके ट्रेडिंग में आई है कि आपको अपने बिजनेस का पता होना चाहिए कि अगर मेरा बिजनेस इतना नेगेटिव चला गया है, जिसमें मेरे घर से इतने पैसे चले गए हैं, या तो पहले उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर वो कर लो, और इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट बांध लो कि 2 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर नहीं चला तो बंद, दूसरा कुछ कर लो, क्योंकि फर्दर गिरे हुए बिजनेस को पैसा लगाने में कोई फायदा नहीं होता। एक जी वैगन खरीदने में आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए चाहिए? लोग सोचते होंगे ना कि यार बैंक अकाउंट में मेरे पास 2-3-4 करोड़ रुपए हैं, ले आऊं क्या, ऐसा कुछ, जब आपने ओन की उसे? देखो आप
इसको किस तरीके से ट्रीट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। लेट्स से हम कंपनी रन कर रहे हैं, तो ये हमारे एसेट का पार्ट बनता है। मैं कोई भी गाड़ी अपने नाम पे नहीं लेता, सिर्फ EV6 मेरे नाम पे, क्योंकि वो मुझे पसंद थी, मैंने अपने नाम पे ली। तो जितने भी गाड़ी हम खरीदते हैं ये कंपनी के नाम पे लेते हैं और इसका हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन हमारी बुक्स में नज़र आती है, जो कि हमारे प्रॉफिट्स में से टैक्स के उसमें से माइनस हो जाती है। तो ये इक्वेशन आनी बड़ी ज़रूरी है। फिर आपकी गुड बुक्स वैल्यू, मतलब आपको बैंक लोन देगा नहीं देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसा उसी को दिया जाता है जिसके पास पैसा होता है, और ये सारी चीज़ के लिए आपका चार्टेड अकाउंटेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि आपको ये वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, नहीं खरीद। रही बात बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट तो उतना ही होना चाहिए जितनी गाड़ी की कीमत है, उससे *3। पेट्रोल भी डलवाना है या डीजल भी लोगे, डीजल भी डलवाना है, इसको मेंटेन भी करना है और इसको आगे चलाना भी है। तो इसको भाई कंटेंट की तरह मत लो, ये एसेट की तरह लो। तो एसेट में आपका कभी लॉस नहीं होगा कि आप उस एसेट को कहाँ बुक कर रहे हो। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से कंसल्ट करो, ही विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। और गाड़ी अगर आपको खरीदनी है तो आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है तो आपके पास 1,10,000 रुपए हर महीने के स्पेयर होने चाहिए। एग्जैक्टली भाई। तो ये इक्वेशन है। तो अगर आपको जी वैगन खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आप 100% लोन भी लेते हो, जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, वो लगभग आपको 2.25 करोड़ रुपए की पड़ेगी। 400D ही अवेलेबल है, G63 अवेलेबल नहीं है। इंडिया बाउंड प्रोडक्शन बंद कर दी गई है, क्योंकि उनका प्लान है अभी EV में लॉन्च करने का, और उसके बाद शायद ये दोबारा खोले। बट तब तक ये BS6 वाले नॉर्म्स और ये सब चेंज हो जाएंगे। तो लेट्स सी, ये कंपनी को ही पता होगा कि वो कब दोबारा ओपनिंग करेंगे। साउथ अफ्रीका के लिए 5 साल की वेटिंग है भाई, जी वैगन पे 5 साल की वेटिंग है, आप गूगल करके चेक कर लेना। और ये बातें जो मैं आपको रिले कर रहा हूँ, ये कंपनी वालों ने मुझे बताई है। सो आई एम एन ऑफिशियल वेंडर टू डेमलर एज वेल, मतलब मर्सिडीज बेंज एंड डेमलर। अब तो दोनों कंपनी अलग होगी, उन्होंने कमर्शियल डिवीजन अलग कर दिया, पैसेंजर डिवीजन अलग कर दिया। तो बट आपको जी वैगन खरीदनी है तो आपके बैंक अकाउंट में स्पेयर हर महीने के 4 लाख रुपए होने चाहिए, प्लस पेट्रोल या डीजल के पैसे अलग से होने चाहिए। इन टोटल 6-7 लाख रुपए। हाँ, बट ये एसेट है, एसेट है, आपको लॉस नहीं होगा इसको। फॉर एग्जांपल मैंने प्लान किया कि मैं हर गाड़ी 3 साल बाद या 5 साल बाद चेंज करता हूँ। तो 3 साल 5 साल में मैं इसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी क्लेम करी, गाड़ी को भी एंजॉय किया, और ये उतने ही पैसों में बिक जाएगी जितने पैसों में मैंने लिए। तो आपको अब फॉर एग्जांपल रोलेक्स जो है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, हाँ। तो सेम गोज फॉर सर्टेन कार्स, सर्टेन कार, एग्जैक्टली, सर्टेन हर गाड़ी नहीं है, सर्टेन कार्स। और आने वाले टाइम में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इसकी ग्रोथ 1000% है, क्योंकि आज भी प्रोडक्शन की शॉर्टेज है, कई गाड़ियां तो आज भी अवेलेबल नहीं है। तो ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, ड्रॉप नहीं करेगी। तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करो इस टाइम, दैट इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। भाई फुल सपोर्ट चाहिए हनी भाई के लिए, फुल सपोर्ट। और कुछ क्लिप्स जो है मैं अपने व्लॉग में भी डालूंगा ताकि लोगों को पता चल सके। बट ये वैसे 100K स्पेशल था लोगों के लिए, ये स्पेशली हनी भाई के लिए रिकॉर्ड किया गया। तो इनको फुल सपोर्ट दिखाओ, और लाइफ में कभी भी कहीं पे भी आप फंस जाते हो, यू नीड एनीबडीज हेल्प अमंग्स अस, बट जेन्युइन हेल्प होनी चाहिए। पैसों की हेल्प नहीं करेंगे, उसका रीज़न है, पैसों की हेल्प करनी शुरू कर दी ना तो बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं एक की हेल्प कर रहा हूँ ना तो मुझे सबकी ये आया था भाई, अपने वीडियो में भी बोला, आपने स्टोरी में भी बोला था, और वो बिल्कुल जेन्युइन चीज है। अगर आप पैसों की किसी भी प्रकार की पैसों में हेल्प करते हो तो एक की नहीं, फिर यार आपके और भी दोस्त हैं और कोई भी बोल देगा तो फिर उसकी नहीं, बहुत सारे तो दोस्त ही नहीं है भाई। मैं प्लीज आप इस बात को गलत मत लेना, बट आप अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचो। मैं कल आपसे आके पैसे मांगता हूँ, क्या आप मुझे दे दोगे? चाहे आप मेरे को नहीं जानते, मैं कह रहा हूँ एज अ अननोन मैं किसी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ सर मेरी ये मदद कर दो, और कुछ नहीं पता नहीं भाई वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली, ऑनेस्टली भाई सपोर्ट करना है, आपने लोगों को पैसा दे के मत करो, उनकी हेल्प जेन्युइनली करनी है ना तो किसी काम में उनको काम दे दो, नौकरी पे रख लो, यू नो। और बट कैलिबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी के यहाँ नौकरी पे सिर्फ आगे कुछ वैल्यू ऐड करोगे ना, हो सकता है आगे जर्नी आपकी और बढ़े।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा करने में ना, मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि लाइफ में ना कभी ऐसा मत करना, ऐसा जरूर रखना, तो आप ना आगे लाइफ में बढ़ोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को सीखना। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आप टेक्निकली सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर आ गए। इसको गलत मत लेना। हेल्प लेना उन्हीं से लो जो एक क्लोज रूम तक आपकी बात रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हनी भाई। कल को आपने एक ऐसे बंदे से हेल्प ली जिसने हेल्प तो कर दी, लेकिन पूरी मार्केट या सराउंडिंग्स में, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में बातें इधर उधर कर दी, तो वो उसकी हेल्प करी हुई भी बेकार है, आपकी हेल्प ली हुई भी बेकार है भाई। आपके पास मान लो फ्यूचर में 10 लोगों के साथ काम करने का वो था, आप उन 10 लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो गलत कोई भी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसको गलत मत लेना। मैं पैसों से हेल्प आपकी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो लगता है कि मैं अगर आपकी पैसों से हेल्प, आपको मैं स्पॉइल कर रहा हूँ। और मैं अगर एक बंदे की हेल्प कर रहा हूँ ना, मैं सबकी करूँगा। मैं भी अगर एक सोशल कॉज से जुड़ा हूँ ना, तो मैं फॉर एग्जांपल हम एक ओल्ड एज होम चला रहे हैं, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ। तो वहाँ पे हमने अगर 37 कपल्स को रखा हुआ है, तो उनको पैरेलली काम करने के लिए भी दिया हुआ है। वो अपनी लिविंग खुद निकाल रहे हैं नहीं भाई। मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ और ना वो मेरे पे एहसान कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे दिया उनको जो कि सेल्फ सस्टेन है, और काम भी लाके दे दिया। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ोंपति थे, बच्चों ने नहीं रखा। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने उनको एक घर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन साथ के साथ उनको काम करके दिया ताकि उनको ये फील ना हो कि मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ। सेम गोज ओवर है। अगर आज हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ना, तो मैं वहाँ स्कूल के अंदर उसको इम्प्रूव करके उस लेवल पे लेके आऊँगा कि भाई स्कूल बढ़ गया, बच्चे पढ़ के सेल्फ सस्टेन हो गए। वो करी हुई हेल्प ना आगे, और उन्हीं बच्चों को मैं हायर भी करूँगा, मेरे लिए ही वो रेडी हो रहे हैं। आप अपने लिए एसेट रेडी कर रहे हो, तो मैं अगर उनके साथ जुड़ना चाहूँगा तो जेन्युइनली जुड़ूंगा। तो आपको भी किसी की मदद करनी है तो इस तरीके से करो भाई। आप हाथ मत फैलाओ, आप बोलो कि ठीक है मैं आपके लिए काम कर दूंगा, या आपका जो प्रोफेशन है उससे उनका, फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर का काम करते हो, आपको जरूरत है तो आपने इंटीरियर का काम उससे मांग लिया। आप अगर कुछ और स्पेशलाइज करते हो तो बोलो सर मैं ये काम करता हूँ, आप मुझसे काम करवा लो, पैसे दे दो। ये एक राइट अप्रोच है। या मेरी बात को आप मानते हो, कोई ड्राइवर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आज जरूरत है, आपने बोला ठीक है बेटा तू मेरे पास आ जा, आपने उसको नौकरी दे दी, उसकी इमीडिएटली हेल्प कर दी। अगर वो मेरे से एक टाइम पैसे ले लेता, हो सकता है उसका काम फिर भी ना चलता या कुछ नहीं, वो तो टेम्परेरी हो गया ना। लेकिन आपने परमानेंट उसको रखा, भले ही आप उसको 6 महीने बाद 7 महीने बाद हटा दो, वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग। बट आपको क्या हुआ कि आपने मदद भी कर दी और उसको भी ये नहीं लगा कि भाई मेरे ऊपर कोई एहसान किया गया। तो इस तरीके का भाई मदद भी लेनी है, कुछ इस तरीके का आप प्रॉपर जरिया बनाओ, और दोनों तरफ के लिए वो भाई। वो थाईलैंड वाला किस्सा आप बता रहे थे कुछ, कौन सा कैसा किस्सा, क्या खा लिया भाई आपने वहाँ पे? हमने ना पहली डीलर मीट कराई थी अपनी डिटेलिंग लेवल। हाँ। तो मेरे को नहीं बुलाया भाई आपने। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम हम इस्तांबुल लेके आ रहे हैं। अरे अच्छा। तो वहाँ पे एक जगह है कदीकोय, ओके। तो वो 3 किलोमीटर के रेडियस में 30,000 रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स आते हैं। अच्छा ओके, कब जाना भाई? तो प्लानिंग है नेक्स्ट मंथ की। ओके, मतलब अप्रैल या मई में। अप्रैल में सबके पासपोर्ट कलेक्ट होंगे, मई में लेके जाएंगे सबको। डन है। तो उसमें से हम ना हैंडफुल ऑफ डीलर्स लेके गए थे, जो अच्छे परफॉर्मिंग डीलर्स हैं ना, उनको लेके गए थे। वहाँ पे हमने एक लग्जूरियस 2 विला बुक करे थे, नॉट एक, हाँ 2 बुक करे थे। देखी, देखा होगा। हाँ देखे भाई। और प्राइवेट बीच के साथ। हाँ। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 बंदे गए थे हम। तो जो टीम में भी अच्छे परफॉर्मर्स थे, जो डिटेलिंग डेविल्स के साथ काम कर रहे थे, तो उनको भी लेके गए थे, ताकि उनको भी ना एक्सपीरियंस मिल सके डीलर्स के साथ, और हम आपस में एक तरीके की और बॉन्डिंग बना सके। तो दीज आर लाइक बॉन्डिंग ट्रिप्स। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब आप वहाँ जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको ऑफर कर देते हैं वहाँ के लोकलाइट। तो हमें भी ना वहाँ पे किसी ने ब्राउनी ऑफर कर दी। तो कैसे ब्राउनी थी वो? वो ब्राउनी जो थी ना, उस पर लिखा हुआ था 420
और उस पर बनी हुई थी फूल पत्तियाँ। वीड ब्राउनी है। हाँ। तो उसके बाद मैं मतलब खाई आपने वो? लेके मैं आया था। ओके। तो मैंने वहाँ आके टेबल पे रख दी। कुछ कुकीज थी और कुछ ब्राउनीज थी। तो मैंने सबको बोल दिया कि भाई ज़्यादा मत खाना, ज़्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और सब लोग वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे। जैसे कैजुअली आके बैठे तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ज़्यादा मत खाना। ओके। और कई लोग ऐसे आए चौड़े दबंग होके कि हमारा तो क्या ही होगा। हमारो क्या ही होगा, तो और तुम फुद्दू आदमी हो। दो खा ली उन्होंने इस जोश जोश में। अच्छा। यहाँ एक नहीं, फिर पहला बंदा जब डाउन हुआ 15 मिनट बाद, तब बाकी सब आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे जैसे अभी तुम। हमने नहीं खाई भाई कुछ। मैं तो वैसे ही सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता भी है इंसिडेंट। हाँ तो जी। खन्ना भी गया था हमारे साथ। हाँ उसका ही खन्ना पता गया था, है। विकास भाई गए थे, हर्षदीप आहूजा गया था, हाँ जी। पाजी भी गए थे मतलब। हाँ। और उसके अलावा जो हमारे टीम मेंबर्स थे, डीलर्स थे, तो एक हमारे पश्चिम विहार वाले हैं नितिन जी, तो वो भी गए थे। अब उन्होंने खा ली ज़्यादा। अच्छा। और खाने के बाद कह रहे हैं कि मेरे जुबान बाहर नहीं आ रही है, अंदर ही गिर गई। उस टाइम हम सबकी ना मतलब हालत ख़राब हो गई थी, मतलब लिटरली फट गई थी। मैं ये वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हो विच इज़ अननोन, और ऊपर से कोई बंदा ऐसे बोले कि जी मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी जीभ अंदर गिर गई है, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस बंदे पे। कभी कोई नींबू का रस ला के ऐसे मुंह में निचोड़ रहा है उनके, कभी कुछ ला के इनको खाना खिलाओ, बर्गर ठूस दिया उनके मुंह में। और यहाँ मतलब ये सिचुएशन थी कि उस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और दूसरा एक तरफ दिमाग में ये चल रहा था यार कहीं ओवरडोज ना होगी हो और इस चीज़ पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ऐसा कुछ ना आ जाए। तो फिर हमने जिसके थ्रू बुक कराया था तो उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं यहाँ पे लोकल डॉक्टर को बुलाता हूँ। ओके। तो जैसे ही लोकल डॉक्टर आई, फीमेल डॉक्टर आई, वो आके उनको चेक कर रही थी, तो कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा भाई अभी तक तो ये बंदा कह रहा है मेरे से सांस नहीं ली जा रही, जीभ अंदर गिर गई है, डॉक्टर ने आके ऐसे क्या किया और ये बंदा खड़ा हो गया। फिर उसके बाद किस्सा आया कि जी मेरे को कोई टॉयलेट करा लो, तो मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं अपनी टांगों को नहीं फील कर पा रहा। वही। हाँ वही। और इतनी देर में हम आपस में बात कर रहे हैं, तबीयत ज़्यादा खराब होगी, चलो नर्स वर्स आ गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी देर में बंदा उठ के टॉयलेट करके वापस आया था। क्या चल रहा था? क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद ना ऐसे आपने भी ली हुई थी उस टाइम? नहीं, हमने सबने एक एक ब्राउनी खाई थी। मैं इट वाज इन अ कंट्रोल्ड मैनर कि आप गए हो तो एंजॉय कर रहे हो, एक खाई के जस्ट फॉर यू नो फन। बट जिन्होंने ज़्यादा खाई उनके लाइफ में तो 2-2 दिन उड़ गए। कौन कौन था भाई वो? मतलब ग्रुप में ही थे सारे। एक तो था भाई, उसको तो गिनवा ही दो। तो वो तो गिनवाई दिया नितिन। नहीं एक और हमारे साथ का एक और खन्ना था, खन्ना ने भी खाई थी। तो उसका एक दिन पूरा गायब हो गया। पूरा गायब हो गया था। और कईयों को तो ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। भाई ऐसी मैंने ट्राई सिचुएशन नहीं किया कभी। तो ट्राई करना चाहिए। नहीं भाई। वो जड़ी बूटी की है। इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ जड़ी बूटी। तो ये किस्सा ना वहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। और वहाँ पे फिर हमारे को फटका पड़ा अराउंड 80,000 रुपये का, सिर्फ ड्रिप चढ़वाने का। अच्छा ड्रिप चढ़वानी पड़ी? हाँ ड्रिप चढ़वाने, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि पानी जितना पियोगे ना, खाना खाओगे, तो उससे उसका असर कम होता है। हाँ ये मैंने सुना है। हाँ तो मतलब अब यूजुअली आप क्या करते हो जब ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं ट्राई करनी है तो कंट्रोल में ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर रहती है। भाई देखो मैं ऑफ बीट होके आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो बेशक बताना मत, रिएक्ट करके छोड़ देना। अच्छा। नहीं, मेरा आंसर उस तरीके का होगा। फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर कब मिला आपको? व्हेन आई वाज 16। अच्छा। मतलब बंदा एडल्टिंग वाली एज पे आ जाता है। और बाकी लाइफ कैसी चल रही है भाई? लाइफ एकदम मस्त चल रही है। हैं? लाइफ एकदम मस्त चल रही है। मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैंने ना एक जैसे पूछा था, कई बार मैं एक वो डालता हूँ क्वेश्चन कि हाउ आर यू, मतलब लोगों से हालचाल पूछना चाहिए, दैट इज अ गुड जेस्चर। तो लोगों ने किसी ने कमेंट किया
कि इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में मेरा पेपर खराब हो गया। तो मैंने कहा भाई अभी रिसेंट वाला ना, अभी recent वाला। हाँ मैंने भी देखे ऐसे कुछ बहुत सारे जो नीचे कमेंट थे ना, हाँ उसमें मैंने कई भी लोग देखे, तो बहुत कह फनी भी होते हैं यार। कह रहे कल लड़ाई करना, मैं पॉपकॉर्न और चिप्स लेके बैठूंगा। कई बंदों ने तो बोल दिया मैंने नेटफ्लिक्स डिलीट कर दिया भाई मैं आपके लिए। भाई कमेंट पढ़ने में एक्चुअली में बहुत मजा आता है। देखो हनी भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, कईयों का काम है एंटरटेन करना। अगर लोगों को इन सब चीज़ों से एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, तो उनके लिए ये कंटेंट है। मतलब ब्रॉडली सोचोगे, लोगों को इस तरीके का कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, तभी तो किसी के इतने फॉलोअर्स एक दिन में पहुंच गए। इतनी हेटरेट मिलने के बाद आपने क्या सोचा है भाई, आप भी बता रहे हो, आपने क्या सोचा हुआ है फॉलोवर आपको भी देखो ये यार, मतलब मैं आपको ये कहता हूँ, आपको ना कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और एक अच्छा कंटेंट लंबा चलता है। कंट्रोवर्शियल कंटेंट जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है, क्योंकि वो ऑडियंस उसी टाइप के जिनको कंट्रोवर्सीज देखनी पसंद है। और वो एक टाइम तक ही चलता है आपका एक मतलब वो कहते हैं ना वायरल होना, वो वायरल हो रहे हैं बेसिकली, वायरल थोड़े दिन के लिए होते हैं बंदे। वही इवेंचुअली वायरल होने के लिए तो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। अब फिर वही बात है, ओपिनियन की बात है। आपका ओपिनियन कुछ और है, अब बोलो हम आपस में लड़ाई कर लेते हैं और कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं ना यार, है ना। भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हो, हमारी गाड़ी अच्छी नहीं लगती क्या? क्या मेरी गाड़ी के बारे में आपने इतना बोल दिया? मैं तो ये कोई अच्छी बात बोली आपने? उसमें हल्दी रोज की लगी हुई है, देखो। हाँ तो परमानेंट भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप, लड़ाई कर लूं। यहाँ बैठ के लड़ाई कर लो भाई, ऐसे मेरे ही कर से। लेते हैं, लाओ भी लाओ, बल्ला लेके आओ भाई। भाई कम से कम 2-4 फॉलोअर हमारे भी आ जाएंगे, यहाँ ये पे कोई ना, बात है? मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो बल्ला बल्ला रखो यहाँ। भाई यहाँ डंडा लटका रखा था हमने, कहाँ है? इसी चक्कर में अंदर रख रखा है अब। लाओ देखें कोई एक आधी लाइट तोड़ के डंडा काम का भी है कि नहीं। आपके घर में चलेंगे भाई। लड़ाई फिनिश। यहाँ पे लड़ाई फिनिश। आपको पता है हर रोज अराउंड 12 लाख स्टार्टअप का आइडिया लोगों के दिमाग में आता है। हाँ 12 लाख लोग एक स्टार्टअप का आइडिया दिमाग में सोचते हैं कि मैं इसको स्टार्टअप में लेके आ सकता हूँ, और उसमें से एग्जीक्यूट ना बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। एग्जैक्टली। और वो वहीं फेल हो जाते हैं जब उनको अपने स्टार्टअप के लिए स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं मिलते, और पैसे वो खुद नहीं जनरेट कर पाते। नहीं भाई ये है, ये मेरी ये बात, फैक्ट है। आपका स्टार्टअप वहीं फेल है जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं है आपके पास। और आपके तब रिस्क लेना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क क्या कहता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं अगर कैसीनो में बैठा हूँ तो मैं 10,000 रुपये का एक घंटे का सोच के बैठा है कि मेरे को आज 7 लाख रुपए खर्चने। तो मैंने माइंड सेट करा कि भाई मैं इस जगह पे आऊँ, अपना 1 घंटा 7 लाख रुपए का खर्चूंगा। बट अब जब आप खेलते हो तो आपको वो यूज कर रहे हो कि भाई ये यूटिलाइज हो गया पैसा, कोई फर्क नहीं, माइनस होता प्लस होता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंडसेट वैसा था। माइंडसेट वैसा था। इसी माइंडसेट से जब आप काम करोगे, मैं प्लस होके निकला ना, क्योंकि मैंने उसको एज अ फन एंटरटेनमेंट लिया। तो जब तक आप अपने स्टार्टअप को फन एंटरटेनिंग नहीं लोगे ना, तब तक मजा भी नहीं आएगा। और आज के टाइम पे ना आपको 1 करोड़ रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए कमाने बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताओ भाई इनको थोड़ा सा किस किस तरीके से कैसे देखो आसान है, कुछ एक छोटी सबसे सी। देखो, अगर आप एक मार्केट प्लेस पे जाते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां जाके ढूंढो सबसे ज्यादा आइटम कौन सी सेल हो रही है। उसकी ऑलरेडी मार्केट बनी होती है। छोटा सा कैपिटल चाहिए आपको वही सामान खरीदने के लिए, और उसी को आप लिस्ट कर दो थोड़े से कम प्राइस में। ओके। और अच्छे कस्टमर लाके रेटिंग बढ़ा के आप पैरेलल उसके पे आ जाओगे जो ऑलरेडी बेच रहा है। सबसे इजी तरीका है। सेकंड आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आपके 1 रुपए नहीं लग रहा। ओके। जिसको हम कहते हैं रेफरल मार्केट भी, कि आपने रेफर किया, आपको रेफर करने के पैसे मिल गए। और वो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको एक खरीदना होता है, नीचे एक उस पर कंटेंट बनाना होता है, और वो कंटेंट अगर ट्रेंडिंग में चला गया तो आपका एफिलिएशन के लिए अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा हजारों कंसल्टेंसीज हैं जहाँ पे आप लोगों को रेफर करके पैसा कमा सकते हो, कुछ नहीं करना आपने। तो रेफरल बिजनेस की मार्केट पता है कितनी बड़ी है? $1 बिलियन की है सिर्फ रेफरल पे।
और लोग कतराते हैं बाहर निकलने के लिए भी कि भाई मैं करूँगा कैसे, क्या करूँगा। तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस क्या चाहिए, गूगल बैठा और तुम्हारे पास रिसर्च करो, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। देखो अगर आपको एक धंधे को बड़ा करना है, उसका आईपीओ लेके आना है और आपकी जेब में पैसा है, तब तो कंसल्टेंट हायर करके काम कर दो। सबसे इजी तरीका, कंसल्टेंट को पैसे दो, वो आपको प्लान भी बना के देगा, सब कुछ करके देगा। वायरल करने के लिए इनसे कांटेक्ट करो, ऐसे लोगों से लड़ाई करा दो और वायरल कर लो। आज हम यहाँ पे बैठे हैं हनी भाई के पॉडकास्ट में। आप लोगों को ये वाला जो ज्ञान है ना, शायद किसी और पॉडकास्ट पे ना मिलेगा। तो ये जो इनसाइड स्टोरीज है ना, इनसे आपको कहीं ना कहीं बूस्ट जरूर मिलेगा। आपका ना चार्टेड अकाउंटेंट बहुत सही होना चाहिए, आपके जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं ना वो पक्के होने चाहिए, तभी आप एक बिजनेस में सक्सेस पा पाओगे। और इन सब चीज़ों पे चेक जब रखते हो तो आपको और प्रॉफिट्स मिलते हैं। और R&D पे पैसा जरूर लगाओ। हम जितने भी स्टार्टअप्स चला रहे हैं ना, वो R&D पे पैसा नहीं लगाते। एक R&D का बजट बनाओ भाई, R&D से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ट्रस्ट मी, आपको अगर आप प्रॉपर R&D कर रहे हो ना, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को 500 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो सिर्फ R&D के बेसिस पे। अच्छा। आपको प्रूव ही तो करना है आपका प्रोडक्ट बेटर है। तो आपने अगर अपने सब्जेक्ट पे R&D करी हुई है तो आप USP निकाल लोगे जो दूसरे वाले के पास हो गया नहीं। ये करते नहीं लोग काम। भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, आपकी जो सर्कल है वो कितना मैटर करता है आपकी लाइफ में? आप बहुत मैटर करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं भाई के साथ बैठूंगा ना, उतना मैं और ज़्यादा बिजनेस माइंडिंग हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड हूँ नहीं। आप थे भाई पहले? देखो मैंने क्या बोला था, मेरे को फैमिली ने लात मारी थी, मैं तो फिर बोल रहा हूँ। फैमिली ने बोला भाई बाहर निकल जा और तेरे को अगर बिजनेस करना है, तो माइंडसेट तो वहीं से क्रिएट कर लिया था कि भाई घर वालों को प्रूव करना है कि हम कुछ करने लायक हैं। और तभी घर में घुसे थे जब बैंक अकाउंट में पहले 10 लाख रुपए हिट कर गए थे। ओके। और तब मेरी एज थी 17 साल 6 महीने। और उसके बाद पहला चेक क्या कितने का आया था आपका? पहला चेक तो मतलब पहला चेक आया था 1,17,000 रुपए का। पहला? हाँ, जो आपकी पहली इनकम थी? पहली इनकम थी। और 2000? हम बात कर रहे हैं 2006 की। भाई इस लाइट को बंद कर दो। जो पहली इनकम थी वो आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर थी 2006 में। 2006 में। फिर तो बात ही खत्म होगी। आज के टाइम में लोग 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते पहली सैलरी। मेरा पहला बिजनेस भी रेफरल का था। अच्छा। उससे पहले फेलियर्स बहुत देखे, जैसे मैंने किसी के साथ मिलके काम किया। तो फेलियर देखना अच्छा है, अच्छी बात है, उससे सीखता है। उससे सीखता है। आपने किसी के साथ काम किया, उसने आपको सही गाइड नहीं किया, ओके, आपने उसको फुल सपोर्ट दिखाया कि भाई ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, और दिन रात सब। और उसके बाद लिटरली जब पहला वो पे आउट आने लगता है तो वो आपसे बोलता है यार इतने ही पैसे दूंगा मैं। हाँ। कोई बात नहीं भाई, अब लेकिन मैंने धंधा तो सीख लिया, अब मैं अपना करूँगा क्योंकि आप मुझे कम पैसे दे रहे हो। और ये बोल के फेस पे हम निकलते हैं कि भाई अब कंपटीशन में मिलेंगे। पहला। और अभी तक का सबसे बड़ा चेक कितने का मिला है भाई आपको, अगर ये पूछा जाए तो? सबसे बड़ा चेक तो नहीं, मतलब अब तो वायर ट्रांसफर ही आती है। हाँ, मतलब वही ट्रांसफर सबसे ज़्यादा बड़ा अभी तक का। अब देखो छोटे मोटे ऐसे मिला मिलू के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू की बात करूं तो मतलब छोटे छोटे अगर महीने का हमने लगाया होगा, सबसे बड़ा ऑर्डर हमारा अराउंड 30 करोड़ रुपए का रहा होगा। फिर तो आप बंदों को बोलते हो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए भाई। इंडिया चाहे तो पूरे वर्ल्ड को कैटर कर सकता है। जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? मतलब हाँ, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, बट स्टिल हमारे पास इनोवेशंस हैं, तो वो इनोवेशन से कर सकते हैं। देखो यार, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी सपोर्टिव है। मतलब अगर आप पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको।
बिना कुछ करे। जैसे ग्रांट्स अब बहुत बढ़ती है। ग्रांट्स मतलब वो होती है कि जैसे आपने आइडिया स्टेज पे पैसे जनरेट करना और वो पैसे वापस भी नहीं देने आपने, अच्छा, वो पैसे वापस भी नहीं देने, और उसके बाद आप वीसी ले आओ, इजीली वीसी आ जाते हैं। अगर आपका ग्रांट्स लेने के बाद कोई माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो आप वीसी ले आओ, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब। तो ये तो बहुत इजी है। मैं तो बल्कि लास्ट टाइम भी अपने ब्लॉग के अंदर 3-4 कंपनीज के नाम बताए थे जो कि ग्रांट्स देती हैं, सब कुछ देती है, बट लोगों ने करा ही नहीं। आज भी लोग ये बोलते हैं कि सर पैसे कैसे इकट्ठे करें। मैंने कहा भाई बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर तो इजी मेकिंग में है लोग। इजी मेकिंग क्या है, वो चाह रहे हैं कि कोई कंधा मिल जाए। हाँ, मतलब वही इजी मेकिंग। देखो मुझे हाथ पकड़ने में कोई शर्म नहीं है किसी की, बट आप ये बोलो कि मेरे पास सिर्फ आइडिया है, प्रोजेक्ट भी मैं बना दूं, पैसे भी मैं लगा दूं और आपको अमीर बना दूं तो फिर मेरे को कहता, मैंने कहा फिर मैं आपको क्यों बनाऊंगा। आइडिया की कमी थोड़ा आज के टाइम पे। फिर मैं बोलता हूँ कुछ यूनिक लेके आओ यार। अगर मार्केट डिस्टर्ब करनी है तो कुछ यूनिक लेके आओ। मतलब यूनिक, खुद में यूनिक होना चाहिए। अभी आप करंटली बस एक फॉर्म बताना कि कितने बिजनेस जो रन कर रहे हो आप एक साथ, क्योंकि अभी आपने मेरे को 3-4 प्लान और बता दी जो आप आगे करने वाले हो, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आगे आप करो, उसके बाद करेंगे उसके टोटल 13 प्राइमरी बिजनेस है। ओके। फिर बहुत सारे बिजनेसेस में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो 49 कुल मिला के स्टार्टअप्स ये छोटे मोटे आ जाते हैं। 22 साल हो गए आपको करते हुए। मुझे उतनी मेहनत करनी है भाई अब भाई से अब सीखो। कम मेहनत है, अब तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है, अगर आप कुछ यूनिक लेके आ जाते हैं ना, उसको बड़ा करता है। जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सब एकदम से फटे के इतना बड़ा हो गया। मतलब स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे थे कि रूम में ऐसे बैठ के स्टार्ट हुए, चलो जी कल फंडिंग हुई, परसों फंडिंग हुई, उठा के अब आईपीओस ले आए। मतलब मामा अर्थ इज वन ऑफ देम। फिर उसके लिए तो शायद कैंपेन भी किया होगा। हाँ भाई से बहुत सारी बातें कर ली और मैं चाह नहीं रहा था ये पॉडकास्ट खत्म हो, बट मैं चाहता हूँ कि भाई को अगले पॉडकास्ट में भी बुलाए। तो अगला पॉडकास्ट भाई क्या करेंगे भाई, आप बताओ एक बार जरा। अगला पॉडकास्ट हम करेंगे मेरे ही ऑफिस के अंदर, या फिर फार्म पे, या फिर प्राइवेट जेट में जो भाई अभी लेने वाले हैं। प्राइवेट है सोचा हुआ है भाई, उड़ते हुए करेंगे, हवा में करेंगे। भाई आप मेरे को बताओ पॉडकास्ट में आके कैसा लगा, शर्मा जी की बैठक में बैठ के कैसा लगा और मेरे साथ में बैठ के कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा एक बार थोड़ा सा आप थोड़ा ब्रीफली बता दो। अब देखो यार, जितनी जल्दी हो सके। ये जो चेयर है ना बहुत मज़ेदार है और उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं शर्मा जी। ठीक है, तो इनसे आके मिलो और ये अब जो है ना आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताएंगे, क्योंकि इनको इतने सारे लोगों से ज्ञान मिल रहा है। हाँ भाई, ये मेरे को बहुत सीखने को मिल रहा है और मेरे को एक्चुअली में इसी वजह से ज्यादा मजा आ रहा है, लोगों के बारे में जानना, उनकी हार्डशिप, उनकी प्रॉब्लम्स, भाई हर एक चीज, मतलब मैं सीख रहा हूँ उनसे ना। हनी के साथ आके 2-4 पॉडकास्ट और रिकॉर्ड करूंगा मैं। लोग चाहते हैं कि हनी अपना बिजनेस स्टार्ट करे। अकेला नहीं है भाई, तुम सब भी साथ दो इसका। और भाई को ना कमेंट डाउन करके जरूर बताना कि ये किस किस बिजनेस के लिए सूटेबल है। हाँ भाई ये बताना, ये मैं भाई से वैसे पूछूंगा, मेरे को मीडिया बताना। कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारे को अच्छा एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का और कंटेंट क्रिएशन का, किस तरीके से कंटेंट बनाया जा सकता है, किस तरीके से एडिट किया जा सकता है। तुम बहुत सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स की हेल्प कर सकते हो। तो कुछ ऐसा पैकेज डिजाइन करो जिनसे उनको बूस्ट मिल सके। भाई इस चैनल को बहुत सारा प्यार दो और जितने लोग देख रहे हैं सब सब्सक्राइब करो। मोस्टली चैनल में होता क्या है कि 70% ऑडियंस ना सब्सक्राइब नहीं करती है, सिर्फ देख के चली जाती है। भाई अगर भाई का पॉडकास्ट अच्छा लगा है और देख के जा रहे हो आप तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और भाई का चैनल का लिंक भी नीचे है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, द रेगुलर इंडियन गाय। और आपको ना एड्रेनलिन रश आना चाहिए ये सारी बातें सुन के, और अगर नहीं आया ना जोश तो आपका ये पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर अब भी जोश नहीं आया ना, मतलब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ से उठूंगा और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं बैठ के समझ रहे हो, ऐसे वाला माइंडसेट आपका भी होना चाहिए और करो यार कुछ बढ़िया। तो चलो गाइज, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भाई का व्लॉग चैनल, मेरा पॉडकास्ट चैनल, मेरा व्लॉग चैनल देखते रहो। मिलते हैं गाइज एंड थैंक यू। और 4 बजे तक